हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, हम लोग पिछले क्लास में ग्रेचुइटी देखे थे। ग्रेचुइटी का हम लोग सारा टैक्स ट्रीटमेंट देख लिए थे। आज हम लोग उसी के टैक्स ट्रीटमेंट के हिसाब से एक सम्स करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे लीव इनकैशमेंट भी आज ही इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सम्स स्क्रीन पे है। सम्स कुछ इस प्रकार है। मिस्टर ओल्डमैन रिटायर फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर 29 years 6 months and 15 days of service on 17/12/2023 and received gratuity amounting 4 lakh। एक बंदा है, वो 29 years 6 months and 15 days के बाद रिटायर हो रहा है 17 दिसंबर 2023 को, और उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है 4 लाख का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज बेसिक 6000, डियरनेस अलाउंस 1200 रुपया, हाउस रेंट अलाउंस 2000, कमीशन ऑन टर्नओवर 1%, कमीशन ऑन प्रॉफिट 5000। ही गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/4/2023, मतलब 1 अप्रैल 2023 को उसको इंक्रीमेंट मिला था 1000 का इन बेसिक्स। सिर्फ बेसिक में बेसिक सैलरी जो उस पे 1000 का उसको इंक्रीमेंट मिला है। टर्नओवर अचीव बाय द असीसी, जो असीसी है उसको वो इस साल टर्नओवर अचीव किया है 1 लाख का। ठीक है, कैलकुलेट इज टैक्सेबल ग्रेचुइटी, हम लोगों को टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालना है। ठीक है, उसमें बोला है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तब क्या होगा, अगर नॉन गवर्नमेंट है और ग्रेचुइटी एक्ट के तहत कवर है तब क्या होगा, नहीं कवर है तब क्या होगा। ठीक है, हम लोग तीनों का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहला तो ए नंबर का देखते हैं। अगर इफ ओल्डमैन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय तब क्या होगा, तब हो जाएगा फुल्ली exempted from tax as per section 10 subsection 10 clause 1। सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टर्मिनेशन, रिटायरमेंट के वक्त जो ग्रेचुइटी मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट के वक्त जितना भी ग्रेचुइटी मिलता है सारा एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका सारा जो ग्रेचुइटी होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा टैक्स से। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा जो कंडीशन है वो बोल रहा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट वो पेमेंट एक्ट के तहत, ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट के तहत कवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, है ना, अगर वो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर्ड है तब क्या होगा। ठीक है, अगर नॉन गवर्नमेंट है और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत कवर्ड है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो वो टैक्सेबल होता है बट उसमें कुछ एग्जम्पशन दिया रहता है वो हम लोग करेंगे। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ taxable gratuity of Mr. Oldman for assessment year 2024-25। ठीक है, फिर उसका जो परफॉर्मा हुआ वो ले लेना, एक पर्टिकुलर का घर बनाना और 2 अमाउंट का घर। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे एक्चुअल जो हम लोगों को ग्रेचुइटी मिला है वो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। क्या लिखेंगे, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। देखो सम्स में क्या बोला था, एक्चुअल ओल्डमैन जो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है वो कितना है, 4 लाख है। तो सबसे पहले हम लोग आउटर कॉलम में 4 लाख दे देंगे एज
वो एक्चुअल जो इतना रिसीव किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे, कल ही हम लोग पढ़े थे कि ग्रेचुइटी में अगर किसी को ग्रेचुइटी मिलता है, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर्ड है, तो हम लोग उसको एग्जम्पशन देते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन क्लॉज 2 के तहत। तो हम लोग देंगे क्या, लिखेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2। क्या था, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ये सब हम लोग कल ही पढ़ लिए थे, पिछले वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में करवाया हुआ है। अगर ये पहला वीडियो है तो जाके पिछला वीडियो देखो, ग्रेचुइटी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फिर ये सम्स देखना, ठीक है। चलो, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहला क्या आता है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहले आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव जितना हुआ वो लिख देना है। तो लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वो जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया कितना किया है, 4 लाख, तो सबसे पहला 4 लाख दे देंगे, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 4 लाख का 4 लाख पेमेंट कर देंगे। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट, ये कितना था भैया, 20 लाख रुपया। ये कहां से आया, ये लॉ में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हम लोग को 20 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल सकता है एज ग्रेचुइटी, ठीक है। अगला तीसरा था 15/26 into completed year of service into salary per month, salary per month। अच्छा, 15/26 into completed year of services, completed year of services में जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, अगर वो कवर्ड अंडर पेमेंट एक्ट के तहत होता है, तो हम लोग जानते थे 29 ईयर के बाद जो वो 6 मंथ से अगर ज्यादा काम करता है तो वो ईयर आगे बढ़ जाता है, मतलब 29 ईयर 6 मंथ एंड 15 डेज है तो वो 30 ईयर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 30 ईयर्स इनटू सैलरी पर मंथ। यहाँ पे सैलरी पर मंथ का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। क्या होता है, सिर्फ बेसिक प्लस डीए, वो भी लास्ट ड्रॉन। तो लास्ट वो कितना बेसिक उठाया था, 6,000 रुपया, है ना, 6,000 प्लस वो उसका डीए कितना है, 1,200 रुपीज पर मंथ, है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। 15/26 इंटू 30 इंटू 6,000 इंटू 7,200, ठीक है। देखो कितना आता है, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। 15/26, 15 इंटू 30 इंटू 7,200 डिवाइडेड बाई 26, 1,24,615, 1,24,615। ये क्या है, ये हम लोगों का 15/26 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड सैलरी पर मंथ का कैलकुलेशन करके इतना आया, ठीक है। अब इस तीनों में जो सबसे छोटा है, इस तीनों में जो सबसे छोटा है उसको हम लोग बाहर कर देंगे। इसको हम लोग बाहर करेंगे, किसको करेंगे, एक 1,24,615। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, एग्जाम्पशन जो होता है लेस होता है, तो लेस कर देंगे। तो 4 लाख से माइनस करेंगे 1,24,615, आएगा 2,75,385। ये हम लोगों का हो जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल ग्रेचुइटी। बस इतना ही सिंपल सा समझता। क्या है, हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव जो वो लिखे, फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव 4 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, और उसके बाद 15/26 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज एंड सैलरी पर मंथ। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज में हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये 30 क्यों हुआ, क्योंकि वो 29 ईयर्स 6 मंथ एंड 15 डेज काम किया है, वो 6 मंथ से ज्यादा काम किया है, दैट्स वाई इसको हम लोग फॉरवर्ड कर लिए, 30 कर लिए। और यहाँ पे सैलरी पर मंथ का मतलब बेसिक प्लस डीए, वो भी लास्ट ड्रॉन होता है, ठीक है। ये हम लोगों का
टैक्सेबल ग्रेचुइटी कब आया, जब ओल्ड मैन, जो हम लोगों का ओल्ड मैन है वो नॉन गवर्नमेंट, इफ ओल्ड मैन इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर सेम क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, अगर वो कवर्ड अंडर पेमेंट एक्ट नहीं होता, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट एक्ट होता, तब क्या होता। इसमें क्या था, कवर्ड अंडर था, अगर नॉन कवर्ड होता क्या होता, सब कुछ सेम होगा, ठीक है, सब कुछ सेम होगा। हम लोग यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ मिस्टर ओल्डमैन फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर ये कब कर रहे हैं, इफ अगर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है, ठीक है, अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा तब क्या होगा, अभी जो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ सेम होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 4 लाख, उसमें भी एग्जामिशन होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3 के अंदर हम लोगों को इसको डिडक्शन मिलता है, क्लॉज 3 के अंदर उसका हम लोग डिडक्शन मिलता है, ठीक है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग ही होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 4 लाख सेम टू सेम, स्टैट्यूटरी लिमिट कोई चेंजेस नहीं है 20 लाख, बस चेंजेस आता है यहां पे, चेंजेस आता है यहां पे, ये पूरा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, यहां पे होता है 1/2, कल ही हम लोग देखे थे 1/2 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वो भी फ्रैक्शन को इग्नोर करेंगे, जितना भी फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ, ठीक है। इसका निकालते हैं हाफ, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज में वो जितना साल पूरा काम किया उसको लेंगे, जो फ्रैक्शन है जो 1-2 मंथ जो मंथ में उसको हम लोग नहीं लेंगे, तो 29 ईयर्स पूरा काम किया है, इनटू अब एवरेज सैलरी पर मंथ है, एवरेज सैलरी पर मंथ में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा एवरेज सैलरी कितना दिन का, 10 मंथ का, कितने दिन का, 10 मंथ का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट मंथ, जिस मंथ में वो रिटायर किया है ठीक उसके पीछे से पिछला 10 महीना का एवरेज निकालना है, ठीक है, जिस मंथ में वो रिटायर किया है उसके ठीक पिछले 10 महीना का एवरेज, वो भी 10 मंथ इमीडिएटली preceding the 10 month immediately preceding the retirement month, जो रिटायर किया उसके ठीक पिछले 10 महीना का, जिस मंथ में रिटायर किया है उसके ठीक पिछले 10 महीना का हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कैलकुलेशन हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये करना बहुत जरूरी है, यहीं पे हम लोगों का पूरे सम्स में यहीं पे एक जगह है जहां पे प्रॉब्लम होने का चांसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो 10 महीना वो रिटायर कब कर रहा है, वो रिटायर कर रहा है 17/12/2023 को, मतलब वो दिसंबर का महीना में रिटायर कर रहा है, दिसंबर के महीने में रिटायर कर रहा है। अगर वो दिसंबर के महीने में रिटायर कर रहा है मतलब पिछला 10 महीना नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, 3, 6, 9, 11, जैन को हटा दो, 3, 6, 3, 9, 10, मतलब वो दिसंबर को वो रिटायर कर रहा है, तो पिछला 10 महीना कौन सा हुआ, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब तक जो भी उसका सैलरी होगा उसका एवरेज करेंगे हम लोगों का, वो एवरेज सैलरी पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम्स में हम लोगों को जब सैलरी पर मंथ होगा
जब हम लोगों का कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट होगा, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट होने से जो सैलरी होता है वो बेसिक प्लस डीए होता है, और जब नॉट कवर होता है उसमें कमीशन, वो भी फिक्स्ड परसेंटेज अगर होता है, फिक्स्ड परसेंटेज होता है, वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तीन तीन हम लोगों का, एक तो बेसिक आएगा प्लस डीए जो होगा वो आएगा, प्लस कमीशन आएगा, वो भी फिक्स्ड परसेंटेज पे। किस पे आएगा, फिक्स्ड परसेंटेज पे। ठीक है, अच्छा वो देखो उसका 6,000 करके क्या है, बेसिक है, प्लस 1200 डीए है। 6,000 बेसिक है, 1200 डीए है। ठीक है, और 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2023 से 1000 का उसका इंक्रीमेंट हुआ है, 1000 का उसका इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 1 अप्रैल से उसका इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब मार्च और फेब में उसका 1000 रुपीज कम था, मतलब 5000 रुपये उसका बेसिक था। उसका अगर अभी 6000 पर मंथ उसको मिल रहा है, मतलब, और 1 अप्रैल में उसका इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब अप्रैल से पहले उसका 5000 था, तभी इंक्रीमेंट होगा, अभी 6000 हुआ है। तो वही हम लोग करेंगे, यहाँ 5000, उसके बाद सारा कितना है 6000, सब हर मंथ में उसको 6000 मिला होगा, है ना। है ना, तो बेसिकली क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना का उसको 6000 करके हुआ, 48,000, और 2 महीना का 5000 5000 10,000, मतलब हो गया, टोटल हो गया 58,000। कितना हो गया, 58,000। डीए में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो 1200, सॉरी 1200 इंटू 10, 12,000। कमीशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, उसका हर महीना का कमीशन बांधा हुआ है 1% ऑफ टर्नओवर। तो 1% कितना है, 1 लाख का 1% है, 1 लाख का 1% है, 10 महीने के लिए है तो 10,000 रुपया, है ना। 1 लाख का 1% उसका टर्नओवर कमीशन फिक्स किया हुआ है, और वो 10 महीने तक चलेगा, मतलब 10,000। टोटल इसका आ गया 58, 60, 70, 80,000। कितना आया, 10,000, 80,000 टोटल, टोटल सैलरी आया इसका, टोटल सैलरी आया फॉर 10 मंथ्स। कितना आया, टोटल सैलरी आया 80,000। तो एवरेज सैलरी कितना होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे 8,000, 10 से डिवाइड करेंगे 8,000, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8,000, है ना। 1/2 इंटू 29 इंटू 8,000। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 29 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,16,000 आ जाएगा, 1,16,000। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, सबसे कम यही है 1,16,000। माइनस कर देंगे 4 लाख से 1,16,000, 2,84,000। ये क्या हो गया, ये हो गया टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ये टैक्सेबल ग्रेचुइटी कब आया, जब मिस्टर ओल्डमैन जो है वो नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है, वो नॉट कवर अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है। ठीक है, पूरा ग्रेचुइटी का एक पूरा फुल फ्लेजर सम्स हो गया। अगर सम्स में कोई भी प्रॉब्लम है, ये नंबर है, आप लोग कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम लोग लीव इनकैशमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सो ग्रेचुइटी के बाद जो अगला रिटायरमेंट बेनिफिट है वो हम लोगों का है लीव सैलरी इनकैशमेंट। होता क्या है, देखो कोई भी कंपनी में ना, कोई भी कंपनी में एक स्टैट्यूटरी लीव दिया जाता है, किसी भी तरह का छुट्टी होगा, किसी भी तरह के एम्प्लॉय को स्टैट्यूटरी लीव रहता है। ठीक है, अब वो साल भर का कुछ ना कुछ लीव दिया रहता है। अब उस लीव को या तो हम लोग लीव छुट्टी ले सकते हैं, या फिर उसको हम लोग जमा कर सकते हैं। उस जमा किया हुआ लीव को हम लोग इन कैश कर सकते हैं, उसको हम लोग पैसे में उसका हम लोगों को पैसा दिया जाता है उस छुट्टी का। ठीक है, हम लोग उसी वो जो छुट्टी का एक बार एक्यूमुलेट होकर जो हम लोगों को पैसा मिलता है, उसका हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम लोग देखेंगे सैलरी में। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक का नाम है लीव सैलरी इनकैशमेंट। अच्छा, इसमें भी 3 टाइप्स होता है। सबसे पहला होता है अगर वो कंटिन्यूशन, अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो बिजनेस बोल रहे हो, कोई भी एम्प्लॉय है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट
ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जब वो काम कर रहा है, अपना सर्विसेज दे रहा है, उस सर्विसेज के ड्यूरिंग में वो अगर लीव को इनकैश करवा लेता है तब क्या होगा, अगर रिटायरमेंट के वक्त सारा एक्यूमुलेट करके एक बार में पैसा लेता है तब क्या होता है, और ड्यूरिंग द कोर्स वो अगर मर जाता है उसके बाद उसको अगर लीगल हायर को दिया जाता है तब क्या होता है। ठीक है, अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस है, अगर सर्विस चलते कालीन जब वो चल रहा है तब अगर कोई लीव को इनकैश कर लेता है तब सारा पैसा टैक्सेबल होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सारा पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, पेड टू लीगल हायर, अगर मरने के बाद लीगल हायर को पैसा दिया जाता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, नॉट टैक्सेबल, ये पैसा किसी को भी ये टैक्स नहीं देना पड़ता है इस पे। तो अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ सर्विसेज है तो फुल्ली टैक्सेबल, ड्यूरिंग अगर वो कोई मर जाता है एट द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, अब जो मेन है वो आता है अगर रिटायरमेंट होता है तब क्या होगा, अगर रिटायरमेंट होता है और वो अक्यूमुलेट करके एक साथ लीव को अक्यूमुलेट करके पैसा ले रहा है तब हम लोग कितना का क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो देखते हैं। ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अगर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस मतलब रिटायरमेंट के वक्त अगर किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव को इनकैश करवाना है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। अदर एम्प्लॉय के केस में, जो अदर्स एम्प्लॉय है जो प्राइवेट कंपनी में है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसके केस में वो टैक्सेबल होता है विथ सम एग्जम्पशंस, विथ सम एग्जम्पशंस। ठीक है, एग्जम्पशन क्या है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एग्जम्पशन क्या है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा वो। दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट है 25 लाख का, कितना तक का, मतलब कुछ भी हो जाए 25 लाख तक का जो हम लोगों का लीव सैलरी इनकैशमेंट है वो हम लोगों को सरकार जो आईटी एक्ट है उसके तहत हम लोगों को छूट दिया जाता है, 25 लाख मैक्स। ठीक है, अगला तीसरा होता है 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, ये एवरेज सैलरी अभी हम लोग देखेंगे आगे। सबसे ये याद रखना हम लोगों को तीसरा क्या है, एवरेज सैलरी पर मंथ को 10 से मल्टीप्लाई करना है। चौथा जो है वो है 1 मंथ में, इन 1 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, क्या करेंगे, एक से कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मंथ आ जाएगा, लेस लीव टेकन इन टर्म ऑफ मंथ, वो कितने महीने में, वो कितने महीने का वो छुट्टी लिया है। ठीक है, लीव टेकन 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव टेकन इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। इस चारों में जो सबसे छोटा होगा वो लीव इनकैशमेंट, लीव सैलरी इनकैशमेंट से उसका एग्जम्पशन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों का ये सब तो समझ में आ गया, सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ है, वो निकालना हम लोग देख लेते हैं एक बार। एवरेज, इन केस ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ, सबसे पहले तो देखो ये एवरेज सैलरी निकलेगा 10 मंथ्स का, 10 मंथ्स का। ठीक है, एवरेज सैलरी कितना मंथ का निकलेगा, 10 मंथ्स का। क्या क्या रहेगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज फिक्स परसेंटेज, मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज पे हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मेन चीज है इसमें ये है कि ये जो 10 मंथ है ना, सुपर एन्यूटेशन लगेगा इसमें। मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि अगर कोई भी असीसी अगर हम लोगों का लेट से 10th मार्च को रिटायर कर रहा है, कितना को कर रहा है, 10th मार्च को रिटायर कर रहा है, तो इस केस में जो 10 मंथ्स होगा वो हम लोगों को यहां तक 10 मंथ्स पूरा करना होगा, द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब बीच का 9 महीना तो नॉर्मल है, एक महीना जो है इधर का 10 महीना होगा, 10 दिन होगा, और जो लास्ट मंथ होगा उसका 20 दिन या 21 दिन जो होगा वो होगा। एक हम लोग निकाल के देखते हैं तब और क्लियर हो जाएगा, है ना। लेट से वो 10 मार्च को रिटायर कर रहा है, कब कर रहा है, 10 मार्च को रिटायर कर रहा है, तो हम लोगों को ऐसे निकालना होगा, 10 मार्च को वो रिटायर कर रहा है तो मार्च से फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर
अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, है ना। तो 10 मार्च इसका 28 डेज मैंने इसका 28 डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये या 9 मंथ हो गया। इसका 10 डेज है, कितना है 10 डेज है ना, इसका 10 डेज है। अब यहाँ पे 21 डेज हो जाएगा, इसका पिछला सिर्फ 21 डेज ही लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये दोनों मिला के 1 मंथ पूरा करना है। मतलब जो हम लोगों का हम लोगों का जो 10 मंथ्स है वो पूरा होगा जिस दिन को रिटायर कर रहा है। हम लोग जब अभी ग्रेचुइटी करके आए, ग्रेचुइटी में देखे जो 10 मंथ्स था, वो जो हम लोग जिस मंथ को रिटायर कर रहे हैं उसके ठीक पीछे वाला मंथ जहां पे खत्म होता था, वहां तक कैलकुलेशन होता था। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जिस दिन को रिटायर करेंगे उस दिन तक का हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। मतलब इस 9 महीने का तो फुल सैलरी आएगा, बट मार्च का जो है वो 10 दिन का सैलरी आएगा, और जो मई का है वो 21 डेज का सैलरी आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया है। लीव सैलरी इनकैशमेंट यही है हम लोगों का लीव सैलरी इनकैशमेंट। ये हम लोगों का ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन में टैक्सेबल होता है, लीगल हायर को नॉट टैक्सेबल होता है, टर्मिनेशन के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नॉट टैक्सेबल होता है, अदर एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल है बट विथ सम एग्जम्पशन। एग्जम्पशन क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 25 लाख 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू 1 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव टेकन, जितना मंथ वो लीव टेकन होगा, इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। यहाँ एवरेज सैलरी पर मंथ निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी होगा। क्या क्या होगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज। ठीक है, और ये जो 10 मंथ्स होगा वो हम लोगों का कब खत्म होगा, एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन को रिटायर कर रहा है उस दिन तक ये खत्म होगा। ठीक है, चलो तो हम लोगों का लीव सैलरी इनकैशमेंट का पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ा दिए। हम लोग अगले वीडियो में इसका सम्स देखेंगे और इसके आगे जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।